हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग सेल का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेल पे दो वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था कि उसमें हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, सेल क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में जाना, ठीक है। और आज की जो वीडियो है, जनरली हम लास्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक बार रिव्यू में एक बार मैं बताना चाहूँगा कि सेल जनरली जो होते हैं, कोई भी एक सेल जो होता है टिपिकल सेल, वो तीन चीज़ का बना होता है। एक मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आपको याद होगा। एक सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, और लास्ट क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, जिसको बहुत सारे एक स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं इसको? सेल ऑर्गेनेल्स। और ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर सर्टेन फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं। अब हम लोग जो है इस टॉपिक में गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्गी बॉडीज क्या होता है, ठीक है। ये भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है और ये मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर मैं इसको कहना चाहें कि साइटोप्लाज्म राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं बैग लाइक, हेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज। जनरली इसका काम क्या होता है ना, कि एक यूजफुल सबस्टांस सेल के अंदर, यूजफुल सबस्टांस जैसे इंजाइम्स, हार्मोन्स, जो कि सब डाइजेशन में या सेल को हेल्प करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? सिक्रीट किया जाता है, मतलब रिलीज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अगर अपने बॉडी की, तो हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे इंजाइम्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो ये सब रिलीज करवाने का काम किसका होता है? सेल के अंदर जो होते हैं गोल्गी बॉडीज, उसका काम होता है, ठीक है। तो हम वो आपको मैं एक एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर अगर हम बात करें सेल के अंदर जो होता है ना, कि यूजफुल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करते, रिलीज करते हैं, जिसको लोग इंजाइम्स बोलते हैं, हार्मोन्स। इंजाइम्स बहुत तरीके के होते हैं। इंजाइम्स क्या करता है ना, कोई भी रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। और कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करता है सेल को परफॉर्म करने के लिए। अगर इसका फंक्शंस की बात करें, पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, तो यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है कि इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो वो तो अभी शायद बताया नहीं मैंने, आगे है। तो ये देखिएगा, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का, ये तो मैंने पढ़ा है। लिपिड्स और प्रोटीन से क्या बने हुए हैं? आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और लिपिड्स वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जो कि पानी में घुलते नहीं है, यानी कि द सबस्टांस दैट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, वैसा सबस्टांस जो कि क्या होगा? पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, दैट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इनका काम क्या होता है? ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को, ठीक है, पैकेजिंग करने का काम, मतलब पैकिंग करना। कोई भी चीज़ अगर हम बात करें ना कि ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हमको बोलना है यहाँ से, अगर मेरे पास मान के चलिए मेरे पास मिल्क का कंटेनर रखा हुआ, अगर हम चाहते हैं यहाँ से मिल्क ट्रांसपोर्ट, जैसे कि देखते हैं बाजार से हम लोग मिल्क का पैकेट खरीदते हैं, तो उसका पैकेजिंग पहले होता है, वो मिल्क, वो पैकेजिंग होने के बाद क्या होता है? वो जगह जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो बस उसी तरीके से ये चीज़ों को पैकेजिंग करता है। चीज़ों मतलब क्या? लिपिड्स और प्रोटीन को पैकेजिंग करता है, उनको मॉडिफाई करता है। क्यों? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, इसलिए उस चीज़ों को ये पैकेजिंग और मॉडिफाइंग करने का काम करता है। कौन सा चीज़? क्योंकि जो चीज़ क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, मतलब बनता है, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है। अब आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं, ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये अगर हम बात करें कि ये प्लांट सेल में होता है ना, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है, हम इसको रेड से ये कर दे रहे। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा, यानी कि प्लांट सेल में इसका साइज क्या होगा? लार्ज। और एनिमल सेल में क्या होगा? इसका स्मॉल। एनिमल सेल में क्या होगा? ये स्मॉल, छोटा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन मैच्योर प्लांट सेल्स दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द सेल एंड हेल्प देम टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अगर हम बात करें कि वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जिसके कारण वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स या उसके जो वेस्ट होते हैं उसको भी क्या करता है? वो स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में यही वैक्यूल्स का होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी क्लास 7 में,
अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो अमीबा में जैसे ही सीडोपोडिया, जिसको फॉल्स फिट कहते हैं, उसके जरिए अगर फूड पार्टिकल अंदर जाता है तो एक लेयर उस फूड पार्टिकल को सराउंड करते हैं, उसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते थे, राइट। तो वही ये वैक्यूल्स है। ये एनिमल्स में वैक्यूल्स जो होता है स्मॉलर साइज में मौजूद होते हैं, जो कि क्या करता है, वेस्ट को यानी कि रिमूव करने में या डाइजेशन करने में क्या करता है, मदद करता है, जैसा कि अमीबा में, ठीक है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात समझे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर इस तरीके का कुछ होता है। ये टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ये मौजूद होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं बाबू, एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में रफ को RER बोलते हैं और स्मूथ को ACR बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले समझते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बताया मैंने, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक या मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कनेक्ट करता है क्या, सेल मेम्ब्रेन को किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपको एक फिगर हम दिखाना चाहेंगे जिससे आपको पता चलेगा। देखिएगा, ये आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या कर रहा है, देखिएगा, ये पूरा कनेक्टेड आपका किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पे आपका यही चीज़ आपका इसमें बोल रहा है क्या, कि ये जो होता है ना, देखिएगा, ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कनेक्ट होता है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, यहाँ पे हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बोलना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। गोल्गी बॉडीज ट्रांसपोर्ट किया किसको, सॉरी पैकेज किया, और पैक करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, RER और ACR। अब बताओ कोई भी चीज़ रफ क्यों होगा। अगर हम बात करें, मेरा जो पाम है, पाम मतलब समझते हैं हाथ का हथेली जिसको बोलते हैं, ठीक है। हथेली की अगर बात करें, अगर उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर हम कुछ छोटे छोटा डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर रख देते हैं, जैसे कि अगर हम कह सकते हो क्या रख देंगे, मान लो मस्टर्ड। मस्टर्ड में समझते हैं, ठीक है, मस्टर्ड मतलब समझते होंगे। तो मस्टर्ड का दाना यहाँ पे रख देंगे बहुत सारा, तो मेरा वो पाम के ऊपर से दूसरा हाथ को अगर हम फेरेंगे तो क्या होगा, बहुत खुरदुरा जैसा महसूस होगा, रफ जैसा महसूस होगा। मतलब क्या, अगर किसी के सरफेस पे कोई पार्टिकल्स रखने से वो चीज़ क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि वो रफ इंडोप्लाज्मिक, वो रफ बन गया। अब इसमें समझो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होता है, आपका राइबोसोम्स अटैच होता है। क्या होता है आपका अटैच, राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स के बारे में मैंने बताया कि ये प्रोटीन्स को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये राइबोसोम्स क्या होते हैं कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसका सरफेस कैसा होता है, रफ। कैसा होता है, रफ। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा है कि आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक चीज़ तो पहले ये समझना है, स्मूथ ये इसलिए भाई क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसका काम क्या होता है बाबू, ये क्या करता है, ये लिपिड्स को बनाता है, लिपिड्स को बनाता है। यानी कि आपका जो लिपिड्स का जो मैन्युफैक्चर होता है वो कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक चीज़ और समझो, यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ है, बता दे रहे हैं, काम आएगा, कि अगर ये लिपिड्स को बनाता है, और जानते लिपिड्स और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो मैन्युफैक्चर करता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है सेल के मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। और ये क्लास 9 में इसी चीज़ को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वैसा प्रक्रिया या वैसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाएगा लिपिड्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आ रहा है मेरा बात, ध्यान से समझना है। हम कुछ नहीं बोले क्या कि ACR का मतलब क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए वो स्मूथ होगा, राइट। उसके बाद ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स को। आप चाहो यहाँ प्रोटीन्स भी डाल दो, ठीक है। और आपको पता है कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना हुआ आपका सेल मेम्ब्रेन।
तो ये एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। ये क्या करता है, ये जनरली सेल जब डिवाइड करता है, जैसे हम एक थ्योरी पढ़े थे कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल से ही होता है, ये हम जानते थे। और ये थ्योरी किसने दिया था, वर्च्यू ने दिया था। किसने दिया था, वर्च्यू। तो ये थ्योरी हमें पता है। अब थोड़ा उसी को डिटेल में या इस अलग तरीके से समझते हैं कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एक सेल ऑर्गेनेलेज होते हैं, और इनका मेन रोल क्या होता है, सेल के डिवीज़न में, सेल को डिवाइड करने में ये हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं होते। तो यहाँ से आपका ये एक चीज़ बनता है ऑप्शनल क्वेश्चन कि सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स किस में मौजूद होते हैं। तो आपको याद रखना है एनिमल सेल में, आप प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आ जाओ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स किसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइजोसोम्स का मतलब समझिएगा, अगर हम लाइजोसोम्स की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना क्या है वो देखिएगा। अगर हम इसको समझाना चाहें इस तरीके से तो आप समझोगे कि लाइजोसोम्स जो अगर हम बात करें तो लाइजोसोम्स जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहे एक पॉइंट, इट इज़ ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। पहला पॉइंट आपको यही देना है, ठीक है। लाइजोसोम्स क्या है, तो वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। मतलब सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन हुआ, ठीक है, जो भी प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट को डिस्पोज करने का, डिस्पोजल होने का काम किसका होता है, आपका लाइजोसोम्स। मतलब सारे वेस्ट एक्यूमुलेट या डिस्पोज कहाँ पे होते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर। अब ये तो हम जान लिए लाइजोसोम्स के बारे में, लेकिन उसका कुछ एक चीज़, उसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं क्या, वो समझिएगा। पहले ये है क्या, ये मैंने बता दिया है पॉइंट में। अब लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है क्या, वाई लाइजोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपको आंसर करना है कि लाइजोसोम्स इज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, बट sometime it is also called as suicidal bag of the cell because क्या, ये क्या करता है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड बॉर्न आउट सेल पार्ट्स। अब देखो क्यों, वो नेक्स्ट आपका क्या बोलते हैं स्लाइड में होगा, आंसर मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे जैसे देखो, लाइजोसोम्स का काम हम जाने क्या, कि वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये मरे हुए जो सेल होते हैं, जो सेल मर जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है या उसको पचाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या, वॉर्न आउट मतलब होता है डेड सेल, यहाँ पे लिख देते, नहीं तो कुछ लोग को वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कर पाता है ना, कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और उसके जगह ये अपने सेल को ही क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे कि खुदकुशी करना, जैसे होता है ना कि ब्लेड लेके हाथ वगैरह काटना, ये सब जो सिस्टम होता है, खुदकुशी या ऊपर से कूद जाना, ये खुदकुशी का टर्म आता है। तो उसी तरीके से ये क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स हमारे उसके बॉडी में इंटर किया है, वो उसको डाइजेस्ट करने के बजाय वो अपना क्या होता है, अपना सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। क्योंकि जब केमिकल इम्बैलेंस अंदर में होता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, कौन सा फॉरेन सेल है या फॉरेन पार्टिकल्स आया है या कुछ भी। तो ये क्या करता है, अपना ही सेल को क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा गया है, ठीक है। शायद इसमें हम नोट्स में ये चीज़ मेंशन नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे नीचे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लाइजोसोम्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यहाँ पे देखो, बिकॉज lysosomes are unable to identify their own cell and sometimes
ड्यू टू केमिकल imbalance lysosomes are unable to identify their own cell and sometimes to chemical and हटा दो because lysosomes are unable to identify their own cell ठीक है कॉमा sometimes due to chemical imbalance full stop या sometimes भी हटा दो ठीक है due to chemical imbalance and they digest their own cell digest their own cell बस ठीक है lysosomes are called as suicidal bags because lysosomes unable to identify their own cells due to chemical imbalance and they digest their own cell ठीक है ये अपना सेल को ही क्या कर लेता है कंज्यूम कर लेता है ठीक है नेक्स्ट सेल डिवीजन हम लोगों ने लाइजो ये पढ़ दिया सेल ऑर्गेनेल्स पूरा अब लास्ट एक टॉपिक है आपका सेल डिवीज़न ठीक है सेल डिवीज़न आखिर बोलते किसको है या इसको क्या हो गया सेल क्यों नहीं रहा अभी तो चल रहा था ठीक है हाँ सेल डिवीज़न तो देखिएगा कोई भी सेल जब तक डिवाइड नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है सेल क्या करता है थ्योरी है इसका कि नए सेल फॉर्म करता है कब जब वो पुराने सेल डिवाइड करता है तब तो जब सेल को न्यूट्रिशन मिलता है तो क्या करता है एक सर्टेन साइज पे ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करता है क्या करता है डिवाइड करता है जैसे एक सेल है ये तो एक ग्रो करने के बाद इसका न्यूक्लियस अंदर का डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली सेल भी डिवाइड करता है तो दो सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या टू डॉटर सेल्स क्या बोलते हैं इसको टू डॉटर सेल्स तो देखिएगा दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल डिवीजन एंड द सेल फॉर्म आर नॉन एज डॉटर सेल्स देखिएगा जब सेल क्या करता है न्यूट्रिशन उसको मिलता है तो एक सर्टेन साइज पहुंचने के बाद सेल क्या करता है डिवाइड करता है दो पार्ट में ठीक है जिसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं और ये दो जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डॉटर सेल्स क्या बोलते हैं उसको डॉटर सेल्स ठीक है सेल डिवीज़न आपको पता है ये बहुत ही कंपलसरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि डेड सेल बहुत सारे सेल मरते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट होना बहुत ही ज़्यादा क्या है कंपलसरी है और वो रिप्लेसमेंट तभी होगा जब सेल क्या करेगा डिवाइड करेगा और इसी तरीके से ग्रो करेगा तो मिलियन ऑफ सेल्स क्या करते हैं डाई मरते हैं और ऐसे ही रिप्लेस्ड होते हैं हमारे बॉडी में ठीक है अब डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल तो प्लांट सेल में बताए थे कि एडिशनल लेयर सराउंड करता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं हार्ड होता है रिजिड होता है प्रोटेक्ट करता है पोरस होता है सारा कुछ पढ़ाया हुआ है रीड कीजिएगा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा क्यों क्योंकि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरोफिल हम लोग में क्या होता है कि खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल होता है नहीं ना तो दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट ठीक है दे डू नॉट हैव सेंट्रोजोम्स जिसको बोल रहे थे इसमें क्या होते हैं मौजूद नहीं होते हम लोग अभी पढ़ रहे थे और एनिमल्स में सेंट्रोजोम से सेंट्रोजोम क्या होंगे मौजूद होंगे प्लांट सेल में पढ़े वैक्यूल ज़्यादा लार्ज में होगा और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा न्यूक्लियस बताए थे कि प्लांट सेल में होता है पेरीफेरी पे पेरीफेरी कहने का मतलब साइड कहाँ पे साइड और अगर हम बात करें एनिमल्स की तो ये सेंटर में होता है कहाँ पे होता है सेंटर में अब टाइप्स ऑफ सेल में हम लोग पढ़े थे क्या कल एक चीज़ टाइप्स ऑफ सेल में पहला वीडियो हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में कि वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स दो तरीके के होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अकॉर्डिंग टू नंबर कि कितना सेल का बना होता है कोई ऑर्गेनिज्म लेकिन अगर पूछेगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये भी दो तरीके का होता है ये क्लासिफिकेशन है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या न्यूक्लियस आप लिख दो ये आसान रहेगा न्यूक्लियस के आधार पे सेल भी दो तरीके के होते हैं एक होता है प्रोकैरियोटिक एक होता है आपका यूकैरियोटिक अब व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक व्हाट इज़ यूकैरियोटिक ये समझना है ठीक है तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वर्ड का मतलब समझिएगा यहाँ पे कलर चेंज प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव क्या होता है प्रिमिटिव या इसको आप चाहो तो फॉल्स लिख लो यू का मतलब होता है आपका ट्रू क्या होता है ट्रू तो प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव या फॉल्स तो मतलब वैसा सेल जिसमें क्या होगा न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि डीएनए या न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा मौजूद नहीं होगा क्या होगा नहीं होगा ठीक है नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल द सेल्स डोंट हैविंग लिखिएगा
डोंट हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, या आप लिख लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ही है, हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हो लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कवरिंग करने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होता है बहुत सिंपलेस्ट प्रिमिटिव, आपको बताया प्रो का मतलब बताया मैंने प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग फॉल्स भी कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस होगा लेकिन कोई काम का नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। ये बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, मतलब कि ज़्यादा एडवांस होता नहीं है। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने बताया वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब होगा एज अ वर्किंग न्यूक्लियस होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अदर देन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल में हम लोग भी अपना दे सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब कैची में आते हैं, आपका यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताइए कि सर, या रिप्लाई कीजिए कि सर हमको इस तरह का पर्टिकुलर डाउट है, तो आपका डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए अच्छे से समझते रहिए, देखते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। जब क्लास कोई भी अटेंड कर सकती है, किसी को कॉस्ट थोड़ी लग रहा है कि आपको पे करिए तभी पढ़िए, तो आप में व्हाट्सएप पे आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जब वीडियो देखते हैं तो चलता है तो उसको थंब अप कर दिया कीजिए, ताकि इससे आपको हमको लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो बोलते नहीं हैं, चुपचाप ही रहते हैं आप लोग। तो वहाँ पे जब वीडियो यूट्यूब पे चलती है उस समय एक थंब का बटन आता है आपका, उसको लाइक कर दिया कीजिए जब आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और होमवर्क मिलेगा, होमवर्क कर लीजिएगा।